गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है वीडियो के आज के सेशन में। आज हम लोग मानव की उत्पत्ति और विकास को पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने मानव के उद्भव एवं विकास को लेकर के कुछ विचारधाराओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें विशिष्ट सृष्टिवाद, अनादिवाद, स्वतः जन्मवाद, विनाशवाद और उद्विकासवाद था। तो हम लोगों ने उद्विकासवाद के अंतर्गत लैमार्क को, डार्विन को और ह्यूगो डिब्रिज को पढ़ा, उनके सिद्धांतों को जाना। आज के क्लास में हम लोग जीवन के आरंभ के बारे में जानेंगे कि जीवन का आरंभ कब से हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से जीवों का विकास होना शुरू हुआ। तो जैसा कि साल 1859 में डार्विन की एक प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने जीवों के एडाप्टेशन के बारे में बताया कि कोई जीव किस प्रकार से जो है कि किसी पर्यावरण में एडाप्ट होता है, उससे अनुकूलन करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो जीव अपने जैसे ही जीवित जीवों का विकास करते हैं, उसके लिए डार्विन ने एक टर्म्स का प्रयोग किया जिसे नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया गया। साथ ही साथ डार्विन ने यह भी बताया था कि कोई भी जीव जिस पर्यावरण में रहता है वो सदैव संघर्षशील रहता है और संघर्ष करता रहता है। अब जीव या तो पर्यावरण के साथ संघर्ष करे एडाप्ट होने के लिए, या तो अन्य जीवों के साथ संघर्ष करे अपने आप को लंबे अवधि तक जीवित रखने के लिए। तो इसके लिए डार्विन ने एक और टर्म का प्रयोग किया जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से जाना गया। अब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब यहाँ पर यही है कि जो जीव जिस पर्यावरण में फिट हो जाए, है ना, तो सर्वाइव कर लेगा उस इन्वायरमेंट को, तो वो वहाँ पे फिट हो जाएगा और अपने जीवों के साथ वो अन्य जीवों के साथ जो है कि वो संघर्ष करता रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम दिया। अब डार्विन की दूसरी पुस्तक भी आई थी, डिसेंट ऑफ मैन, है ना, 1870 ईस्वी में। फिर उसके बाद यदि जीवन के आरंभ की बात की जाए तो आज से लगभग 2 खरब वर्ष पहले सौर जगत का कोई अस्तित्व नहीं था और ना ही किसी आकाशीय पिंडों का कोई अस्तित्व था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस समय एक विशालकाय तारा था। उस तारे में घर्षण के परिणाम स्वरूप, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के परिणाम स्वरूप उस तारे का विस्फोट हुआ, विखंडन हुआ। वो तारा कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया और अत्र तत्र बिखर गया। आगे चल कर के वहीं जो छोटे छोटे टुकड़े थे वे विभिन्न आकाशीय पिंडों में परिवर्तित हुए। उन्हें आप ग्रह और उपग्रह भी कह सकते हैं। और जो तारा का जो अवशेष भाग बचा उसे वर्तमान समय में सूर्य का नाम दिया गया। भूगोल में इसे एक थ्योरी के नाम से जाना गया जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया। अब वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की आयु लगभग 50 अरब वर्ष है और धरती पर जीवन की उत्पत्ति आर्कियोजोइक युग से हुई।
तो धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो आर्कियोजोइक युग में हुई थी। और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक जटिल समस्या है जिसका संतोषजनक उत्तर अभी तक विज्ञान भी नहीं दे सका है। लेकिन जीवों की उत्पत्ति और विकास को लेकर के जो थ्योरीज दिए गए हैं वो थ्योरीज धीरे धीरे फैक्चुअल चीज़ों में परिवर्तित हो गए। चूँकि बहुत सारे वैज्ञानिक शोध हुए, बहुत से जो है कि खोज हुए, उसके तहत जो है कि धीरे धीरे वो थ्योरी अब फैक्चुअल चीज़ों में बदल चुका है। यदि बात किया जाए तो पृथ्वी का जो प्रथम जीवधारी था वह एक कोशिकीय जीव था। पृथ्वी का जो प्रथम जीवधारी था वो एक कोशिकीय जीव था। हम लोग कौन से कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? बहुकोशिकीय है ना। तो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में यही अंतर होता है कि ऐसा जीव जिसका निर्माण केवल मात्र एक कोशिका से हुआ हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ संघ के कुछ जीवों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे इसमें आपका अमीबा आ सकता है, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सभी क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है। तो पृथ्वी का जो प्रथम जीवधारी था वह एक कोशिकीय जीव था जिसे प्रोटोजोआ कहा गया। प्रोटोजोआ की संरचना में धीरे धीरे जटिलता बढ़ने लगी और उन जटिलताओं के परिणाम स्वरूप एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हो गए। और वैसे देखा जाए तो जीवों का जो भौतिक आधार है उसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। ये प्रत्येक जीवों में होता है प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म ही किसी भी जीव का एक जो है कि भौतिक आधार माना गया है। ठीक है। अब यदि बात की जाए क्रमागत रूप से तो जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम सागरों महासागरों में जलीय भागों में एक कोशिकीय रूप में हुआ। धीरे धीरे एक कोशिकीय में जटिलता उत्पन्न हुई और ये बहुकोशिकीय में परिवर्तित होना शुरू हो गए। अब एक पीरियड आता है जिसको कहते हैं पैलियोजोइक, है ना। तो पैलियोजोइक काल में या पैलियोजोइक युग में पहले बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। बिना रीढ़ वाले का मतलब कि जिसमें जैसे हम लोग के यहाँ ये स्पाइन होता है ना, ये जो है रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं ना, तो पैलियोजोइक युग में बिना रीढ़ वाले जो है कि जीवों का विकास हुआ, या कह सकते हैं कि जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर आगे चल करके रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। फिर उसके बाद मेसोजोइक युग में रेप्टाइल जीवों का विकास हुआ, है ना। मेसोजोइक युग में रेप्टाइल का मतलब जो रेंगने वाले जीव होते हैं, है ना, उससे क्या कहते हैं, रेप्टाइल कहते हैं। या कह सकते हैं कि एक तरीके से सरीसृप भी हो गया, है ना, सरीसृप हो गया। तो मेसोजोइक युग में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर सेनोजोइक के प्रथम चरण में फिर सेनोजोइक युग आया। तो सेनोजोइक युग के प्रथम चरण में स्तन्य प्राणी, है ना, स्तन्य प्राणी मतलब कि मैमल्स, जैसे हम लोग हैं तो ये मैमल्स के कैटेगरी में हम लोग आते हैं, है ना। तो स्तन्य प्राणी बंदरों आदि की उत्पत्ति हुई। फिर सीनोजोइक युग के द्वितीय चरण में ही मानव के पूर्ववर्ती जीवधारी पृथ्वी पर विकसित हुए, है ना। द्वितीय चरण में सेनोजोइक के द्वितीय चरण में, फिर सेनोजोइक के तृतीय चरण में स्वयं मानव का विकास हुआ जो हमारे पूर्वज थे, है ना। जैसे क्रोमैग्नान, निएंडरथल मानव, है ना, ये हम लोग के बहुत निकट पूर्ववर्ती मानव हैं। तो तृतीय चरण में सीनोजोइक के तृतीय चरण में हम लोग के एकदम बिल्कुल पूर्ववर्ती मानवों का जो है कि विकास हुआ। स्पेंसर एक महोदय थे, तो स्पेंसर महोदय ने बताया कि मनुष्य की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में हुई थी, है ना। तो ये एक प्लीस्टोसीन काल था या समय था। तो प्लीस्टोसीन ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन वाला भी समय रहा है। इसमें पूरे पृथ्वी पर जो है कि जलवायु परिवर्तित हुई थी और शीत जलवायु का जो है कि विस्तार हुआ था पूरे पृथ्वी पर प्लीस्टोसीन काल में। इसको बर्फ काल का भी जो है कि पीरियड कहा जाता है। तो अब इसमें देखा जाए तो कुछ चीज़ों को नोट करने लायक है, यदि नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो जीवन के आरंभ को लेकर के बात किया जाए तो धरती पर
धरती पर जीवन का आरंभ आर्कियोजोइक युग में हुआ। अच्छा, देखा जाए जीवों की उत्पत्ति को लेकर के तो इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, चिंपांजी थे, गोरिल्ला थे, कपी थे, ये सब थे ना। तो यदि हम लोगों का जो विकास बंदरों से हुआ तो हम लोग तो चलिए इंसान बन गए, बंदर से मानव बन गए, लेकिन जब बंदरों से ही मानवों का विकास हुआ तो फिर बंदर मानव क्यों नहीं बन पाए? अभी भी बहुत सारे बंदर हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको जानना। तो यही सब चीज़ें हैं कि जिसका अभी तक संतोषजनक उत्तर जो है विज्ञान नहीं दे पाया है कि यदि हम लोग का विकास, हम लोग की उत्पत्ति यदि हमारे पूर्वज बंदरों से, गोरिल्ला से, चिंपैंजी से हुआ तो आखिर अन्य बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी ये जो है कि इंसान क्यों नहीं बन पाए, है ना, ये चीज़ें। चलिए, तो ये देखते हैं कि धरती पर जीवन का जो आरंभ है वो आर्कियोजोइक युग में हुआ। अब इसके बाद ये दिखाई दे रहा है ना, पैलियोजोइक युग में, पैलियोजोइक युग में बिना रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। बाद में रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। अब इसके बाद आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक युग में रेंगने वाले जीव जिसे सरीसृप कहा जाता है, रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद आता है एक प्लीस्टोसेनोजोइक। तो सेनोजोइक युग में इसके प्रथम चरण में, सेनोजोइक के प्रथम चरण में स्तन्य प्राणी बंदरों आदि का विकास, है ना। यानी कि वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना,
उन्हीं को स्तन्य प्राणी या इन्हीं को हम मेमेल के कैटेगरी में रखते हैं। और फिर द्वितीय चरण आता है, द्वितीय चरण। तो इस द्वितीय चरण में क्या हुआ था कि मानव के पूर्ववर्ती जीवधारी का विकास हुआ। फिर सेनोजोइक के तृतीय चरण में सेनोजोइक के तृतीय चरण में मानव के सबसे निकटवर्ती मानवों का विकास हुआ। इसके नीचे भी दिखाई देगा, हाँ दिखाई नहीं देगा नीचे, कौन जी? बस इतना आ रहा है इसमें। सर एक लाइन ऊपर थोड़ा सा चलिए ये दिखाई देगा, यहाँ से दिखाई दे रहा है। स्पेंसर के अनुसार मानवों की उत्पत्ति नहीं दिखाई दे रहा है। प्लीस्टोसीन काल में हुआ, दिखाई नहीं दिया? अच्छा अब ठीक है ना। तो स्पेंसर के अनुसार मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में हुआ, या इसको हुई कर दीजिए, ये हुई हो गया, प्लीस्टोसीन काल में हुई। तो ये देखिए इतने ये मानव की ये जीवों की उत्पत्ति को लेकर के बात है ना। अब यदि बात की है तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्सन है ना, ये सभी हम लोग के पूर्वज माने जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग के पूर्वज माने जाते हैं, तो हम लोग को तो उन्हीं का जो है कि पूजा पाठ करना चाहिए। अब तो लोग देवी भगवती का करल पूजा को अपने मन कर, हाँ जहाँ बंदर देखा होकर पूजा कर ले चाहिए, जहाँ गोरिल्ला देखा होकर पूजा कर ले चाहिए, है ना। अब देखिए इंसानों से सिमिलर है बिल्कुल, ये चिंपैंजी गोरिल्ला जो है इंसानों से बिल्कुल सिमिलर है, उनके जैसा ही सब कुछ मिलता जुलता है ना। गोरिल्ला भी अपने दो पैरों पर खड़े होकर के चल सकता है जैसे हम लोग चलते हैं, है ना। बस अंतर यह कि हम लोग का हाथ ये घुटने तक नहीं जाएगा, लेकिन गोरिल्ला का जो हाथ होता है वो घुटने के नीचे तक पहुँच जाता है ना। फिर उसके बाद उनके भी शरीर पे बहुत बाल होते हैं, हमारे शरीर पे भी बाल हैं, ठीक। थोड़ी सी जो मस्तिष्क की जो बनावट होती है वो थोड़ा सा अलग होता है, और लेकिन देखा जाए तो जो संरचना है हाथों का, पैरों का, जैसे हम लोग के हाथ के पंजे में 5-5 अंगुलियां हैं, उनमें भी होते हैं, है ना। पैरों में भी होते हैं। बस अंतर ये होता है कि हम लोग कोई भी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं ना, लेकिन जो गोरिल्ला और चिंपैंजी के जो बनावट होती है पैर के पंजों का, तो वो लोग उससे भी कुछ पकड़ सकते हैं वस्तुओं को। हाँ, इसीलिए तो डाल पे जो है कि लटक जाते हैं ना पैरों के सारे ही, है ना। तो ये सब कुछ होती है। अब बात देखा जाए यदि एक साइंटिफिक चीज़ों को लेकर के, तो एक कह सकते हैं कि सभी जीवों में एक जीन होता है जिसको डीएनए के नाम से जाना जाता है ना। तो हम लोग का डीएनए चिंपैंजी के डीएनए से लगभग 99% मैच कर जाता है।
है ना, और गोरिल्ला से 97 या 98% मैच करता है, गिब्सन से 90% मैच करता है। तो कह सकते हैं कि पहले गिब्सन आया होगा, फिर उसके बाद जो है कि गोरिल्ला आया होगा, फिर उसके बाद जो है कि चिंपैंजी आया होगा, फिर चिंपैंजी के बाद हम लोग आए होंगे, है ना। या कह सकते हैं कि चिंपैंजी के बाद पहले जो जंगलों में रहते थे आदि मानव, जिसको कहा जाता था, आदि मानव आए होंगे। ठीक है, अब आदि मानवों में जो इंसानों के भी जो इतिहास की बात की जाए तो इसमें 3 युग चले थे, है ना। पसार युग था, मध्य पसार युग और नव पसार युग चला था, है ना। तो नव पसार युग में धीरे धीरे जो भी मानव थे वो धीरे धीरे क्या हुए कि वो उनका बुद्धि विवेक जो है कि विकसित हुआ और वे सभ्य मानव के रूप में विकसित होना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद से हम लोग जो है धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ और हो सकता है आगे भी ये विकास जारी रहेगा, है ना। अब देखा जाए तो बहुत से प्रमाण मिले हैं, है ना, बहुत से प्रमाण मिले हुए हैं, जैसे कि उस महाद्वीप के जीव, है ना, थोड़ी मात्रा में इस महाद्वीप में भी है, या उस महाद्वीप के जीव उसी महाद्वीप में रह गए, है ना। ये जब भौतिक भूगोल पढ़ाया जाएगा, खासकर वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तब उसमें डिटेल से बताया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ था जीवों की उत्पत्ति को लेकर के। तो ये सब चीज़ें, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मानवों का उद्भव एवं प्रसार को लेकर, है ना। मानवों का उद्भव एवं प्रसार, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, चलिए यहीं पे मैं लिख देता हूं मानव का उद्भव एवं विकास। यहाँ पे हालांकि होना चाहिए था जीवों का उद्भव एवं विकास, चलिए कोई बात नहीं, मानव का उद्भव एवं प्रसार। अब यदि बात किया जाए तो जो मानव के उद्भव का इतिहास है वो चट्टानों की परतों में दबी अवशेषों के आधार पर ज्ञात किया जाता है ना। जैसे कि मानव के उद्भव का जो इतिहास है कि मानव का उद्भव का मतलब उत्पन्न होना, है ना, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है। यदि बात की जाए उसके उद्भव के इतिहास की तो चट्टानों की परतों में जो उसके जीवाशेष पाए गए हैं, है ना, तो जीवाशेष के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अब जीवाशेष की डेटिंग की जाती है, जितने भी जीवाशेष होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उसकी डेटिंग यानी कार्बन डेटिंग की जाती है और उस कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि यह जो जीवाश्म है वास्तविक रूप से कितने वर्ष पहले का है या कितने वर्ष पुराना है। और उस कार्बन डेटिंग के आधार पर यह भी पता लगाया जाता है कि ये जो जीवाश्म पाया गया है यह जीव कब उत्पन्न हुआ, है ना। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर ये सब जो है कि चीज़ों को पता लगाया जाता है। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर जीवाशेषों के आयु की गणना की जाती है। ये सवाल पूछा जाता है कि किसी भी जीवाश्मों का या जीवाशेषों की जो आयु है या उत्पत्ति है उसकी गणना किसके आधार पर ये की जा सकती है, तो कार्बन डेटिंग के आधार पर। किसी भी चट्टान, कोई भी चट्टान है, वो चट्टान कितने वर्ष पुराना है इसकी गणना कैसे की जाएगी, कार्बन डेटिंग के आधार पर, है ना। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर जीवाश्मों का, चट्टानों का और अन्य जीवी अवशेषों के आयु का पता लगाया जाता है। अब यदि बात की जाए, देखा जाए तो मानव का जो मूल उद्भव क्षेत्र रहा है वो उष्णार्द्र प्रदेश था, है ना। मानव का जो मूल उद्भव क्षेत्र था वो उष्णार्द्र प्रदेश था। उष्णार्द्र प्रदेश का मतलब जो उष्ण और आर्द्र प्रदेश हैं, जैसे कह सकते हैं कि 5 डिग्री से लेकर के 23.5 नहीं तो मान लीजिए मोटा रूप में 30 डिग्री मान लीजिए, है ना। तो 30 डिग्री उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के दक्षिण अक्षांशों का मध्य वाला जो भाग होगा वो सभी क्या होंगे, उष्णार्द्र होंगे। लेकिन बात की जाए कि एग्जैक्ट क्या होगा तो 5 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य वाला जो जलवायु क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, उष्णार्द्र कहते हैं, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो मानवों का जो उद्भव हुआ होगा वो उष्णार्द्र प्रदेशों में हुआ होगा। अब उष्णार्द्र प्रदेशों में ही क्यों हुआ होगा ये बात है। तो ये समझे कि उष्णार्द्र प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर ये जो जलवायु होता है वो किसी भी जीव जंतुओं के अनुकूलन के लिए अच्छा माना जाता है। उसी प्रदेश में सबसे पहले जो है कि वनस्पतियों का उद्भव और विकास होगा, ठीक है। वनस्पतियों में लगने वाले जो फल फूल कंद मूल ये सब जो होते हैं, है ना, वो जीवों के
खाने योग्य होता है, तो जीव जो है कि वहाँ पर जो है कि विकसित हुए होंगे। ऐसा लोगों का मानना है कि जीवों जो मानवों का विकास हुआ था वो उष्णार्द्र प्रदेशों में हुआ होगा। और मानव उत्पत्ति के संबंध में मानव शास्त्रियों का एक वर्ग मानव की उत्पत्ति है ना, मानव की उत्पत्ति मध्य एशिया या कह सकते हैं कि कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बताते हैं। और इसमें एक टेलर महोदय भी थे, तो टेलर महोदय ने भी यही स्वीकार किया कि मानवों का जो उत्पत्ति हुआ है या जो विकास हुआ है वो मध्य एशिया के कैस्पियन सागर से लगे तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ है ना, तो मध्य एशिया में हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि कुछ पश्चिमी जो विद्वान हैं है ना, कुछ पश्चिमी विद्वान जहाँ पे मानवों का उत्पत्ति और विकास हुआ है, जैसे कह सकते हैं कि जो मध्य एशिया है, तो कुछ पश्चिमी विद्वान इस मध्य एशिया को कह सकते हैं कि मानव का पालना भी कहते हैं। मानव का पालना का मतलब जहाँ से मानव का विकास हुआ, जहाँ से मानव उत्पन्न हुए हैं, उसको इन्होंने मानव का पालना नाम दे दिया। यहीं से मानव का प्रसरण अनेक भागों में हुआ होगा। तो मध्य एशिया वाला जो भाग है ना, तो मध्य एशिया वाले भागों में मानवों का उत्पत्ति और विकास हुआ होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होती चली गई होगी और लोग अपने भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसरण किए होंगे और धीरे धीरे जाकर के पूरे दुनिया में ये क्या हो गए कि ये फैल गए। लेकिन उन सभी पर जलवायु का प्रभाव था, इसलिए कहीं पर काले होते हैं, कहीं पे गोरे होते हैं, कहीं पे पीले होते हैं, किसी के बाल ऐसे होते हैं, किसी के बाल वैसे होते हैं। तो ये जो बाल ऐसा बन गया, कोई काला बन गया, कोई गोरा बन गया, कोई पीला बन गया, कोई हल्का लाल हो गया, तो ये उनके नस्ल की बात अब आती है ना। अब उनके वो नस्ल की बात आती है, तो अब उसी मानवों से एक नस्ल विकसित होता है, उसी नस्ल को ही हम लोग प्रजाति का नाम दे देते हैं। अब जो है कि मानवों के प्रजाति की बात आएगी। अब मानव की प्रजाति का उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे और मानव के विकास के प्रमुख चरण के बारे में समझेंगे। तो इसमें कुछ बातें नोट करने लायक है कि मानव की उत्पत्ति देखा जाए तो कुछ लोग मानव की उत्पत्ति को लेकर के कुछ लोग का यह मानना है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो मुख्य रूप से उष्णार्द्र प्रदेशों में हुआ है। लिख लेंगे अपने से ना, उष्णार्द्र प्रदेशों में हुआ है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति जो है वो मध्य एशिया के कैस्पियन सागर से लगे तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ है, जिसमें टेलर महोदय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब उसके बाद बात की जाए तो कुछ पश्चिमी विद्वान ये मानते हैं कि जहाँ पे मानव की उत्पत्ति और विकास हुआ है, खासकर मध्य एशिया, उसको इन्होंने मानवों का पालना कहा है ना। क्या कहा? मानवों का पालना कहा। अब चलिए अब हम लोग वास्तविक मानव के विकास के प्रमुख चरण के बारे में समझेंगे। अच्छा हाँ, यह जो जीवों की उत्पत्ति और विकास को लेकर के है, यहाँ पर भूगोल में बहुत डिटेल से बताने की बहुत आवश्यकता भी नहीं है और बताने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक समझ विकसित करने के लिए है कि आप इसको समझ लीजिए कि कैसे जीवों की उत्पत्ति और विकास हुआ होगा। हालांकि ये जो जीवों की उत्पत्ति और विकास है ये मुख्य रूप से विज्ञान का विषय है और कोई विज्ञान वाला बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बता सकता है ना, कि कैसे कैसे जीवों का जो है कि विकास हुआ होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत मानवों का पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने जीवों की कुछ उत्पत्ति, उद्भव और विकास के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे इस युग में जो है कि जीवों का विकास हुआ था। अब देखिए वास्तविक मानव के विकास के प्रमुख चरण। यहाँ से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, अब दिखाई दे रहा है? चलिए, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना? हाँ, क्या चीज? चलो वहीं से हो जाएगा। मानव के विकास के चरण।
सही तो है जी। मानव के विकास के चरण। यदि मानव के विकास के चरण की बात की जाए तो आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग के मध्य से कपी मानवों के स्थान पर, कपी मानव यानी जिसको अब जिसमें लंगूर हो सकते हैं, बंदर हो सकते हैं, है ना, ये सब आएंगे, उसी को हम लोग कपी मानव के नाम से जानते हैं, है ना। तो आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग के मध्य में कपी मानव के स्थान पर नवीन प्रकार के आदि मानवों का विकास हुआ। कपी मानव के स्थान पर नवीन प्रकार के आदि मानवों का क्या हुआ, विकास हुआ, जिसके हाथ, पैर और मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक विकसित थे, है ना। हाथ, पैर और मस्तिष्क अपेक्षाकृत का मतलब कि अन्य जीवों की अपेक्षा उनका हाथ, पैर और मस्तिष्क अधिक विकसित थे, है ना। तो आज से 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन काल के मध्य में कपी मानवों के स्थान पर नवीन मानवों का विकास हुआ, और वे जो नवीन मानव थे उनका हाथ, पैर, मस्तिष्क अपेक्षाकृत अन्य कपी मानवों के अपेक्षा अधिक विकसित थे, है ना। इन्हें मानव का प्रारंभिक रूप माना गया, है ना। जो कपी मानव थे, है ना, जो कपी मानव थे उन्हें, मतलब कपी मानव के स्थान पर जो नवीन प्रकार के जो मानव विकसित हुए, इन्हें मानवों का प्रारंभिक रूप माना गया, या इन्हें मानवों का सबसे निकटवर्ती जो है कि रूप माना गया। अब इसके विकास के कुछ चरण बताए गए। तो इस विकास के चरण में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग